हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को, जिसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे। देखिए, ग्रुपिंग पढ़ने का बेनिफिट ये होता है ना कि एक बड़ा प्रॉब्लम को भी हम लोग छोटा करके बना लेते हैं। यानी ढेर सारा नंबर ऑफ सेल्स है, उसको सिंगल सेल में बदल दिए, ढेर सारा रेजिस्टेंस है, उसको सिंगल रेजिस्टेंस में बदल दिए, तो काम आसान होता है। उसी में अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए, मान लीजिए पॉइंट ए है, दो बैटरी लेते हैं। सपोज कीजिए इस बैटरी का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 है, ये R2। ये जो पॉइंट है उसको B बोल दिए हैं, इसको A बोल दिए हैं। ठीक, जाहिर है बैटरी तो हमेशा चाहता है खुद को डिस्चार्ज करना है। ये भी बैटरी चाहेगा करंट का फ्लो इधर हो, ये भी चाहेगा इधर हो, यानी करंट जो है इस तरह से फ्लो करेगा। समझो B से इंटर करके इधर से निकल रहा है, इस तरह से समझो। अब देखिए इफेक्टिव EMF क्या होगा, मतलब इस दोनों बैटरी को अगर हम हटा दें और उसके बदले अगर एक सिंगल बैटरी लें, तब EMF मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखना पड़ेगा। मेन यही क्वेश्चन है। यानी कि अगर ये दो बैटरी ना हो करके एक सिंगल बैटरी होता और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R होता और EMF E होता, तब हमसे अगर कोई पूछता कि अगर इसमें I करंट का फ्लो हो रहा है तो VA माइनस VB क्या होगा, ध्यान से देखना, VA माइनस VB क्या होगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि VA माइनस VB, A से B तक जाओगे तो E माइनस IR होगा, है ना। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, E करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, E माइनस IR, जहाँ E क्या हो गया EMF और R हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, इसी VA माइनस VB को भी बोल दे रहे हैं E माइनस IR। अगर ये दोनों बैटरी ना होकर के सिंगल बैटरी होता तब। अब हम लोग बोलेंगे क्या कि इफेक्टिव EMF का मतलब हुआ कि अगर इन दोनों बैटरी को हम हटा के सिंगल बैटरी लें, तब A और B के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक ना, तब हम क्या पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे। तो देखो, तो मान लेते हैं VA माइनस VB जो है उसको V बोल दिया। अगर हम लोग VA माइनस VB इस पाथ से चल के लिखते तो E1 माइनस I1 R1, देखो ऐसा करते हैं, इसमें करंट I1 कर दे रहे हैं, इसमें I2 कर दे रहे हैं, है ना। करंट जो है यहाँ जा करके डिवाइड हो गया, दो पार्ट में, इधर I1 है, तो E1 माइनस I1 R1। ठीक है, तो VA माइनस VB जो है इसको तो V से डिनोट किए हैं, E1 माइनस I1 R1। सोचो, तो I1 यहां से निकालें तो E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। इसी तरह से अगर इस पाथ से हम लोग चलते और VA माइनस VB अगर निकालते तो E2 माइनस I2 R2 यहाँ, और VA माइनस VB आपको मालूम है V है, E2 माइनस I2 R2। I2 यहाँ से निकालें तो E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। ठीक, तो I1 और I2 मुझे मालूम है।
ठीक ना। I1 I2 मुझे मालूम है और निकालना मुझे है VA माइनस VB का वैल्यू, यानी ये दोनों बैटरी जब रहेगा तब A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस एपियर होगा, मुझे ये पहले पता करना है। तो ध्यान से देखना, एक बात तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो I है वो I1 प्लस I2 के इक्वल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किरचॉफ्स का पॉइंट रूल हो गया। और इस E को हम लोग इफेक्टिव EMF बोले, मतलब कि अगर इस दोनों बैटरी को हटा करके एक सिंगल बैटरी लेते तो सपोज करो हमको EMF का बैटरी लेना पड़ता, और R जो हो गया इसको हम लोग इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सोचो अगर ऐसा होता तब जो VA माइनस VB है, A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस IR लिखना होता, जिसमें E हो गया इफेक्टिव EMF और R हो गया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो सोचिए तो I1 क्या लिखें, E1 माइनस V बाई R1, ये हो गया E2 माइनस V बाई R2, तो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 1 बाई R2 V, है ना। V का वैल्यू मुझे पता करना है, तो इसको इधर ला देते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू V, इधर हो गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I, बस इसको इधर लाया, I को इधर लेकर चले। देखो तो ये क्या हो जाएगा, LCM हो गया R1 R2, ऊपर हो गया R2 प्लस R1, यहाँ पे देखो E1 R2 E2 R1, नीचे हो गया R1 इंटू R2 माइनस I। देख लें तो यहाँ से अगर V का वैल्यू निकालें तो इसको इधर ले जाके डिवाइड करना होगा, है ना। इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देख लो तो E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक ना। इस पूरे से डिवाइड इसमें किए, माइनस इसको ले जाकर के I में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I को पहले लिख दे रहे। देखो जी, ये रिजल्ट अपने आप में सब हानि कह रहा। क्या कह रहा है, हम लोग जानते हैं ना कि जब इन दोनों बैटरी को हटा करके सिंगल बैटरी लेते तो VA माइनस VB यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, E माइनस IR होता, जहाँ E इफेक्टिव EMF, R इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वही तो आया। अब हम लोग V निकाल रहे हैं तो आ रहा ये इफेक्टिव EMF के जगह पर, अब माइनस I इंटू ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के जगह पे। यानी हम लोग ये सीखे कि जब दो बैटरी पैरेलल में हो तो ये हो गया इफेक्टिव EMF का फॉर्मूला और ये हो गया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक ना। उसी के जगह पे ना आया है, देखो E माइनस IR, तो E के जगह ये आ गया और R के जगह ये आ गया। तो चलो इसी को अरेंज करके लिखते हैं। पहले आप लोग यहाँ तक लिख, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग अगर इफेक्टिव EMF लिखें तो ये हो गया इफेक्टिव EMF और ये हो गया इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ठीक है, इफेक्टिव EMF
कितना हो गया जी? तो E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी हम लोग ये सीखे कि जब दो बैटरी पैरेलल में हो तो आप अगर चाहते हैं कि दोनों के बदले अगर एक सिंगल बैटरी बना लें तो उसका EMF इतना लिखना पड़ेगा। फिर पूछा जाए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आया? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये तो ठीक जैसे पैरेलल में दो रेजिस्टर होता है और आता है वही ना आ गया, दो रेजिस्टर पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होता। तो ठीक है, वही सिंपल फार्मूला है। तो ये तो हम लोग सीख गए दो बैटरी के लिए, लेकिन नंबर ऑफ बैटरीज तो बहुत सारा हो सकता है। तो अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ जिससे कि नंबर ऑफ सेल्स कितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे देखिए आगे जो बात बता रहे हैं तो हम प्रूफ कर दिए कि क्यों इफेक्टिव EMF इतना हुआ, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए आगे जो हम सिखा रहे हैं आपको, जब भी बैटरी पैरेलल में हो इफेक्टिव EMF पूछा जाए आपसे क्या होगा, है ना, इफेक्टिव EMF क्या होगा, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है। देखो कैसे करना है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई, बस यही फर्क, ठीक ना। तीन ठो अगर बैटरी होता तो प्लस E3 बाई R3 और नीचे लिखते 1 बाई R3। वो आगे जनरल फार्मूला हम कर देंगे। मतलब ये बताना चाह रहे हैं आप इसको भी सॉल्व करके देखें, रिजल्ट यही आ रहा है कि नहीं। और ये याद रखना सुविधाजनक है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक ना। इसको भी आप सॉल्व करके देख लें, आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर 3 बैटरी रहे 10 बैटरी रहे सबके लिए ना, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 E4 है ना। तो अब चलिए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में पूछे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आप इसको सॉल्व करके देख लें, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 आ जा रहा है कि नहीं। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इन जनरल फार्मूला अगर बनाएं इफेक्टिव EMF के लिए, इफेक्टिव EMF, चलो इफेक्टिव EMF को मान लो E0 से अगर डिनोट कर दें तो बोलेंगे क्या, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अप टू EN बाई RN डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 अप टू 1 बाई RN। अगर बात कहा जाए इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर R0 से डिनोट करें तो बोलेंगे 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 अप टू 1 बाई RN, ठीक ना। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो हम लोग इस तरह से फार्मूला अपना लिखेंगे 1 बाई R0 इक्वल टू, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है इसके आधार पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात जो आपको सिखाए वो किसके लिए सिखाए कि नंबर ऑफ सेल्स ढेर सारा भी हो तो कोई फर्क पड़ने को नहीं है, लेकिन अब इसको प्रॉब्लम बनाते समय इम्प्लीमेंट में कैसे लाएंगे, मेन अब इसको सीखना है। तो आगे सिखाते हैं, तब तक इसको आप लिखें। तो आइए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये 2 ठो बैटरी है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम 2 ओम दिया हुआ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक।
तो देखें क्या करना है कि ये दोनों बैटरी को हटा करके सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर लेना है। यानी माइंड में ये सोचो, अब ये दो बैटरी ए और बी के बीच नहीं है, सिंगल बैटरी है जिसका इफेक्टिव ईएमएफ E0 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R0 है, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करती है जो 4 ओम का है। अब इन दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा, वैसे ही करंट भी निकल जाएगा, है ना। तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, मतलब इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इफेक्टिव ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़े हैं E1/R1 प्लस E2/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि ये फार्मूला हमको याद रखने में सुविधा होता है और इसमें नंबर ऑफ बैटरी ज़्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला याद रहेगा। E1/R1 यानी 6/1 और ये 12/2, 1/1 प्लस 1/2। देख लो ऊपर तो 6 6 12 हो गया, नीचे 3/2 यानी कि 8 वोल्ट आ गया। यानी समझो कि ये दो बैटरी ना हो करके सिंगल बैटरी और ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट। इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 यानी R0 हो गया 2/3 ओम। ठीक ना। अब पूछा जाए कि कितना करंट का फ्लो इसमें होगा, ठीक ना, कितना करंट का फ्लो होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। I = E0/R प्लस R0। E0 कितना है 8 वोल्ट है, कैपिटल R कितना है तो 4 है, R0 है 2/3। I का वैल्यू निकाल लो, है ना, 8 डिवाइडेड बाई 14/3 यानी I कितना आ गया जी, तो 24/14 यानी कि कितना हो गया 12/7 एम्पियर। ठीक है। अब नंबर ऑफ बैटरी ज़्यादा भी होता तब भी काम कर सकते थे, पहले तो इसको लिखें। अब देखें 3 ठो बैटरी, तीनों पैरेलल में ज़रूर कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सेंस देखिए ना, इसमें यहाँ बैटरी का पॉजिटिव है, इन दोनों का निगेटिव है ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा है। कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसमें करंट कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना। यही क्वेश्चन है। देखो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इस दो पॉइंट के बीच में है, ए और बी के बीच में 3 ठो बैटरी है। अगर तीनों बैटरी मिल करके एक बैटरी होता तो मेरा काम आसान हो जाता, तब ये सिंपल सर्किट में बदल जाता है। तब इफेक्टिव ईएमएफ क्या लिखें, तीनों के बदले अगर मुझे एक बैटरी बनाना हो तो उसका ईएमएफ क्या लिखें। तो हम लोग फार्मूला पढ़े E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो जी, तो E1/R1 यानी कि 6/1, E2/R2 ध्यान से देखो 6/1, जैसे A से B इधर से जाओ 6/1, इधर से जाओगे तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल न मिला तो -12/2, फिर इधर से जाएंगे फिर निगेटिव मिला -2/1 डिवाइडेड बाई, रेजिस्टेंस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, 1/R1 यानी 1/1, 1/2, 1/1। देख लो ये 6 गायब हो गया, ऊपर हो गया -2 और नीचे कितना हो गया 1 और 1 2 प्लस 1/2 कितना हो गया तो 5/2।
देखो तो इफेक्टिव ईएमएफ माइनस में आ गया, -4/5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ जी? ठीक ना, फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ केवल -2 बच गया और इसको ऐड करेंगे तो ये 5/2 हो गया, तो -4/5 वोल्ट आया। ये तो माइनस में आ गया, तो बोलेंगे माइनस में आने का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ ए लिए हैं और यहाँ बी लिए हैं, अगर तीनों बैटरी को हटाओगे तो जो निगेटिव टर्मिनल बनाना होगा वो ए की ओर बनाना होगा और पॉजिटिव बी की ओर बनाना होगा। यानी इफेक्टिव ईएमएफ बैटरी बनाते समय तीनों के बदले अगर एक बैटरी बनाएंगे तो ऐसा बैटरी बनाना, लेकिन अगर यही प्लस में आता तब हम ए के तरफ पॉजिटिव टर्मिनल दिखाते और बी के तरफ निगेटिव दिखाते। समझ गए? जैसे हम लोग ए से बी तक चल रहे हैं, इधर से इधर ना आ रहे, इधर से इधर आ रहे, तो अगर पॉजिटिव आ जाए इफेक्टिव ईएमएफ तब बैटरी हम लोग इधर पॉजिटिव दिखाते, इधर निगेटिव भी दिखाते। लेकिन जब ए पर मतलब ए से बी पर चले और निगेटिव में ईएमएफ आ गया तब ए साइड बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और बी साइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे दिखाना। अब जहाँ तक सवाल है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो जहाँ इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस तो बोलेंगे क्या 1/R1 यानी 1/1 + 1/2 1/1। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 + 1/2 यानी R0 हो गया 5/2, R0 हो गया, सॉरी 1/R0 हो गया 5/2, ये 2/5 ओम हुआ क्या? चलो भाई ये R0 हो गया 2/5, है ना। अब जो है इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2/5 ओम, इफेक्टिव ईएमएफ कितना आ गया 4/5 वोल्ट, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 1 ओम। तो देख लो जी बैटरी अब इस तरह का है, यानी करंट इधर से ना आकर के, करंट ऐसे ना, क्योंकि बैटरी तो हमेशा डिस्चार्ज करना चाहता है। अब बैटरी जब भी डिस्चार्ज करता है तो करंट का फ्लो कराता है निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। समझ गए? ये एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि बैटरी उल्टा सीधा भी हो तब कैसे काम करेंगे। अगर मान लो इफेक्टिव ईएमएफ मेरा माइनस में आ जाए तब हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, तब बस बताएं हैं कि ये कंक्लूजन निकालना, ए तरफ निगेटिव टर्मिनल बी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, और अब करंट ऐसे हो गया, है ना। तो आई का वैल्यू मुझे निकालना है, तो है तो सिंपल सर्किट ही ना। सिंपल सर्किट में करंट का फॉर्मूला क्या होता है E0/R + R0। बताओ तो E0 कितना, तो 4/5, कैपिटल R कितना 1, और ये हो गया 2/5। देख लो ऊपर में 4/5 नीचे 7/5, यानी I का वैल्यू 4/7 एम्पियर आया क्या? ठीक है, तो चलिए इसको लिख लें। चलिए अब हम लोग एक देखते हैं कंसेप्ट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सपोज कीजिए एक लाइन में ढेर सारा बैटरी, प्रत्येक का ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, E जो है
ईएमएफ ऑफ ईच सेल, और आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। पूछा जरा आपसे इफेक्टिव ईएमएफ क्या, तो अगर इस सारे बैटरी को हम लोग हटा दें और सिंगल बैटरी लें तो उसका ईएमएफ क्या लेंगे। तो देखो जी, प्रत्येक लाइन में जो है, मान लो N1 नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहे हैं N1 क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच लाइन या रो जो कहो, और N2 क्या है, तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस जो है ना, जो पैरेलल में कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के पैरेलल है, ए और बी के बीच में है, तो N2 हो गया नंबर ऑफ लाइंस इन पैरेलल। ठीक, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना होगा, तो आप ही बतलाइए। प्रत्येक लाइन में N1 सेल है और N2 बार है, तो क्या हो गया, N1 इंटू N2 हो गया आंसर। प्रत्येक लाइन में N1 सेल्स है और ऐसा नंबर ऑफ लाइन्स N2 है, तो N1 इंटू N2 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, इस सारे को हटा करके अगर एक बैटरी बनाए तो क्या लिखेंगे। तो देखो, अच्छा ये सब सीरीज में है ना, तो पढ़े हो ना, E प्लस E प्लस E प्लस E, यानी N1E, ये भी N1E, N1E, N1 सेल है ना, यानी कि इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो, बोलेंगे N1E और इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R सीरीज में रहता है तो ऐड होते जाता है, तो N1R। फिर देखो दूसरा लाइन भी वैसा ही, क्या भाई, तो N1E N1R, ठीक ना, जितना भी लाइन है सब तो वैसे ही लिखेंगे। N1E N1R, पूछा जा रहा है इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो। इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, तो अब तो ये सब पैरेलल में ना है और सब इक्वल है, तो याद करो अभी हम लोग पैरेलल वाला फार्मूला पढ़े थे ना, E1/R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई, तो सोचो E1/R1 यानी N1E बाई N1R, E1/R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3, ऐसा कितने बार करेंगे, तो ऐसा N2 बार करेंगे, तो N2 से मल्टीप्लाई करते रहे। नहीं, जैसे मान लो E प्लस E प्लस E प्लस E अगर करना हो 5 बार तो 5 ही लिख दिए, तो वैसे ही N1E बाई N1R, फिर N1E बाई N1R, N1E बाई N1R कितने बार, N2 बार, तो N2 से मल्टीप्लाई करते। अब चलो नीचे फार्मूला क्या लिखाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो R2 भी तो वही ना है, प्लस 1/R3, R3 भी वही है, और ये कितने बार है, तो N2 बार, तो N2 से मल्टीप्लाई करते। नहीं, ये भी तो N2 बार होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, तो समझो ना, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R N2 बार, तो N2 इंटू 1/R लिख देते कि नहीं। तो ठीक, देखो N2 तो गायब हो गया, N1R गायब हो गया। इफेक्टिव ईएमएफ क्या आया जी, तो आ गया N1 इंटू E। देखो कितना सिंपल आ गया, यानी कि
सारे बैटरी को हटा दो और एक बैटरी बनाओ जिसका ईएमएफ क्या लिखेंगे, N1 इंटू ई। अब अगर पूछा जाए कि इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो देखो जी, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ए और बी के बीच इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, तो सोचो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो सोचो ना 1/R1, R1 ही ना है, फिर 1/R2, R2 भी वही है, 1/R3 कितने बार, N2 बार। देखो तो ये कितना आ गया, R0 का वैल्यू निकालो, N1 R/N2 आया। मतलब कि समझ लो कि सारा बैटरी जो है रिमूव्ड होकर के, ख़त्म होकर के सिंगल बैटरी में बदल गया, जिसका इफेक्टिव ईएमएफ हो गया N1 इंटू ई, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया N1 R/N2। ठीक ना। जब भी मिक्स कॉम्बिनेशन हो तो इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट यूज में लाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में सीरीज में भी कुछ बैटरी है और पैरेलल में भी है। ठीक है, तो आगे इसका एप्लीकेशन करते हैं। देखेंगे इसी मिक्स कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है। वही सेम है, N1 नंबर ऑफ सेल्स जो है प्रत्येक लाइन में, और ऐसा नंबर ऑफ लाइंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो N2। कह दिया गया क्वेश्चन में कि ए और बी के बीच एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर, ये बतलाओ इसमें करंट कितना होगा, कितना करंट का फ्लो होगा। ठीक ना। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेजिस्टर। तो करंट कैसे निकालें, तो अभी सीखे हैं ना, इसको सिंगल बैटरी में बदलें, सिंगल बैटरी में बदलेंगे, इफेक्टिव ईएमएफ क्या हो गया, N1 ई, और इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो N1 R/N2। अब जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, पूछा जा रहा है इसमें करंट क्या होगा, है ना, करंट क्या होगा। तो सोचो कितना तो आसान हो गया। करंट क्या होता है, सिंपल सर्किट ना हो गया, एक बैटरी, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक इंटरनल, E0 हो गया R प्लस R0, यानी कि E0 डिवाइडेड बाई कैपिटल R, N1 R/N2। ठीक, तो चलिए इसको भी लिख लें। तो अब हम लोग आगे सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। देखिए जब कोई रेजिस्टर से करंट पास करता है, मान लो ये रेजिस्टर है R, सपोज करो इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसमें I करंट का फ्लो हो रहा। ठीक ना, इस सर्किट में I करंट का फ्लो हो रहा। तो जाहिर है जब करंट का फ्लो होगा इसका मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक ना, चार्ज जो है मान लो ये पॉइंट ए है, ए से बी तक चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा। अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है करंट पास, रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट पास कर रहा है, ठीक, तो आखिर ये चार्ज का ट्रांसफ़र होता क्यों। तो जाहिर है इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले गया। जैसे इस पेन को अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर दें तो ये नीचे जाएगा, नीचे ले जाने वाला कौन है, mg, तो mg इस पर वर्क करेगा। mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये जितना वर्क करेगा उतना से इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो वैसे ही चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ले जाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता, उसके कारण वर्क होगा, और वही वर्क जो है
इसके पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कराएगा। तो ठीक है, उस पर काम करते हैं हम लोग। पहले अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द रेजिस्टर इन टाइम t, या चलो डेल्टा t ही ले लेते हैं, या अक्सर लोग t लेता है, इन टाइम t। तो t टाइम में कितना चार्ज का फ्लो हुआ होगा। देखो ऐसे सोचो, I करंट है ना, तो I इंटू टी कर देते हैं तो चार्ज कितना फ्लो हुआ पता चला। यानी कि जितना चार्ज यहाँ इंटर किया होगा टी टाइम में उतना ही यहाँ से बाहर निकला होगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज अगर देखें तो I इंटू टी होगा। ठीक, अब अगर ये देखा जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके द्वारा वर्क कितना हुआ, तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पढ़ते थे कि अगर क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले करके गए तो वर्क होता था चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोलेंगे क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी। अगर वर्क निकालें ड्यूरिंग टाइम टी टाइम में अगर वर्क देखें तो हम लोग यही बोलेंगे डेल्टा क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डेल्टा भी पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू चार्ज को अगर ए से बी तक लेकर के जाएं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते थे कि वर्क डन बाय फील्ड होता है क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। ठीक, तो ये तो वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड जितना वर्क करता है उतना से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है। तो देखो जी, डेल्टा क्यू को तो आई इंटू टी लिख दिए। पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत बार लोग जो है डेल्टा भी से न लिख करके सिंपल भी से भी लिखता है। तो ठीक है, अगर हम मान लो इसको पोटेंशियल डिफरेंस को भी से ही लिख देते तो वर्क कितना हो जाता है, आई टी इंटू भी। इतना वर्क हुआ। आप बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन टाइम टी, ठीक ना, ये इसी को आप डेल्टा यू से डिनोट कर लें। कितना आ गया, आई टी इंटू भी, चाहे भी को पहले लिख दे रहे हैं वी आई टी, बस हो गया। ये एक तरह से यही फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले एक ही बात है, ठीक ना। यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस के थ्रू अगर आई करंट पास कर रहा हो तो टी टाइम में कितना जो है एनर्जी वो लूज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करेगा, भले वो किसी और फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो, लेकिन जो ये लूज करेगा एनर्जी को वो कितने के इक्वल होगा। तो उस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस देख लो, करंट कितना है ये देख लो, और कितने टाइम में पूछा जा रहा है ये देख लो। तो इसी को हम लोग जनरली बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया वी आई टी। लेकिन अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक पावर, तो देखो पावर को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किस रेट से एनर्जी को जो है ना वो लूज कर रहा है। जैसे कोई बल्ब है 100 वाट का है, तो 100 वाट मतलब क्या हुआ, 100 जूल पर सेकंड, हर एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी को जो है ना वो रिलीज कर रहा है या कंज्यूम कर रहा है, जो कहें। तो देखो जी, इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना हो तो बेहतर है ऐसे हम लोग डिफाइन करें, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक ना, द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सर्कुलेटिंग चार्ज
ठीक ना, सर्कुलेटिंग चार्ज एंड द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। देखो जी, किस रेट से जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है किसी अदर फॉर्म में ही, दूसरे फॉर्म के एनर्जी में, वो जो चार्ज के ट्रांसफर के कारण, मतलब चूंकि करंट फ्लो हो रहा है तभी ना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तभी वर्क हुआ, तभी जो है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ। यानी कि ये इतना एनर्जी का लॉस हुआ टी टाइम में, तो रेट क्या है? तो रेट जब हम लोग निकालेंगे तो सोचो, ये जो लॉस ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, या ऐसे कहो ना, जो वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पावर का डिफिनीशन क्या पढ़ते थे, वर्क बाय टाइम, मतलब जो रेट ऑफ वर्क को ना बोलते थे, तो वैसे ही रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी को बोलो तो बोलेंगे ना डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, यानी पावर का फॉर्मूला क्या आ गया जी, V इंटू आई, चाहे I इंटू V जो कहो, पावर का यही फॉर्मूला आ गया। यानी कोई जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है और उसके थ्रू अगर I करंट पास कर रहा है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, V इंटू आई। अब देखो, इसी को हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इजकल टू आई आर होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे VA माइनस VB तो I इंटू आर होता है। तो हम लोग पावर ऐसे भी लिख सकते हैं I इंटू आर इंटू आई, यानी पावर हो गया I स्क्वायर आर। देखो जी, कोई रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम किया, तो एक तो वोल्टेज और करंट के टर्म में लिखेंगे तो V इंटू आई, अगर I और R के टर्म में लिखे I स्क्वायर आर, या इसी फार्मूला को देखो, I को हम लोग V बाई आर भी लिख सकते हैं, तो V बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर, यानी पावर हो गया V स्क्वायर बाई आर। ठीक ना, पावर का ये तीनों फार्मूला हो गया। कोई भी रेजिस्टेंस कितना पावर कंज्यूम करेगा, करंट मालूम है तो I स्क्वायर आर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है V स्क्वायर बाई आर, पोटेंशियल और करंट मालूम है, सॉरी पोटेंशियल और करंट, ठीक है, करंट मालूम हो तो इस फार्मूला को यूज में लाएंगे। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरल फार्मूला पूछे तो VIT, मतलब कि टी टाइम में इतना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, तो चलिए इसको जो है नोट कर लें। चलिए अब हम लोग सीखते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। जैसे कोई सिंपल सर्किट है, इस सर्किट में बैटरी जो लगा हुआ EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। इसमें I करंट का फ्लो हो रहा, ठीक ना, I करंट का फ्लो हो रहा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर कब कंज्यूम करेगा। ठीक ना, हम स्मॉल r कैपिटल R इस सब में क्या रिलेशन रखें, कैसा वैल्यू रखें जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पावर कंज्यूम करे। ठीक, तो ध्यान से देखें, इतना तो तय है, करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में अगर करंट देखा जाए तो करंट का वैल्यू क्या आ गया, E बाई आर प्लस आर। अब पावर कंज्यूम्ड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है
कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हैं, I स्क्वायर इंटू आर होता, अभी पढ़े। I करंट इससे पास कर रहा है, तो कितना पावर एक कंज्यूम करेगा, तो I स्क्वायर आर, यानी कि हर 1 सेकेंड में इतना जूल एनर्जी को जो है वो किसी अदर फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होकर कोई और फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब वो सब बात की बात है, वो किस फॉर्म में होगा। आगे हम लोग कुछ थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी सब पढ़ेंगे। तो देखिए जी, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर, I का वैल्यू रख देते हैं, तो I का वैल्यू रख दिए E स्क्वायर बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक, इसमें देखिए तो वेरिएबल कौन है, बदलने वाला कौन है, तो जाहिर है इसमें वेरिएबल जो है वो कैपिटल आर है। आर का वैल्यू क्या ले, ये वैल्यू फिक्स। आर का वैल्यू हम क्या लें कि पावर मैक्सिमम हो, तो कोई कहेगा देखो आर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बिल्कुल नहीं, नीचे भी तो आर है ना। तो हमको एक्यूरेट पता नहीं चल रहा है कि आर बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा कि घटेगा, ये हमको आइडिया नहीं मिल रहा। ठीक, तो देखो जी, इसमें ईएमएफ तो कांस्टेंट है, ईएमएफ को बाहर निकालो, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होल स्क्वायर। ठीक, देखेंगे, बोल सकते हैं फॉर पावर टू बी मैक्सिमम, चाहते हो कि पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो कैलकुलस में रूल है dp बाई डी आर शुड बी इक्वल टू 0। इसका डिफ्रेंसिएशन r के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करें। देखो u बाई वी है, तो कैपिटल आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले, तो 1 हो गया, नीचे वाला टर्म ज्यों कहते हो, माइनस आर ज्यों कहते हो, और इसको डिफ्रेंशिएट करें 2r प्लस आर डिवाइडेड बाई नीचे जो टर्म है उसका होल स्क्वायर इन पावर 4, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, ये स्क्वायर भी 0 हो गया, तो r प्लस आर होल स्क्वायर माइनस 2r r प्लस आर इज इक्वल टू 0, यानी r प्लस आर होल स्क्वायर 2r r प्लस आर। देखो r प्लस आर एक गायब हो गया, r प्लस आर 2r, तो देखो तो क्या आ गया जी, इसको इधर लाओगे, कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर के हो गया क्या। यानी हम लोग क्या सीखे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, ठीक ना, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, then power consumed by external resistance is maximum। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें पावर का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, तो आप ये जानेंगे कि इसका ग्राफ इस तरह का आता है, यानी कि जब आप जो हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगा, बढ़ाते बढ़ाते जब एक्सटर्नल को इंटरनल के इक्वल कर देंगे तो पावर अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। लेकिन उससे ज़्यादा जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पावर फिर घटने लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक तो सीखे, अब न्यूमेरिकल बनाने में इस कंसेप्ट को भी यूज में लाएंगे। चलिए नोट किया जाए।
तो हम लोग एक और टर्म इसी में देख लेते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय द सेल। बैटरी जो पावर डिलीवर्ड करता है, ये सपोज करो इस बैटरी के ईएमएफ को हम V बोल दे रहे हैं, इससे I करंट पास कर रहा है, और कोई पूछे कि बैटरी कितना पावर डिलीवर्ड कर रहा है ना, पावर डिलीवर्ड बाय सेल। तो देखो जी, इसके लिए पावर निकालना हो तो वर्क डन बाय सेल डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। सेल कितना वर्क किया, और सेल जो वर्क करता है इसके थ्रू जो चार्ज का फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज इनटू सेल का जो ईएमएफ है। अगर भी को ही ईएमएफ बोले हैं, चाहे अक्सर आदत तुमको ये लिखने का है तो यही लिख देते हैं, ई जो है जाहिर है ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो याद करें, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि वर्क डन बाय बैटरी होता है फ्लो ऑफ चार्ज इनटू ईएमएफ। उससे कितना चार्ज का फ्लो हुआ उसमें ईएमएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन बाय सेल निकल जाता, और टाइम से डिवाइड करना। तो टी टाइम में कितना वर्क होगा, तो टी टाइम में कितना चार्ज का फ्लो होगा, तो आई इंटू टी इंटू ईएमएफ बाई टी। देखो टी टी कैंसिल हो गया, यानी बैटरी कितना पावर डिलीवर करेगा, तो सिंपली लिख दो आई इंटू ई। बैटरी जो पावर डिलीवर करता है उसका फार्मूला क्या है, आई इंटू भी। देखो ये नया कोई फार्मूला नहीं, अभी कुछ देर पहले लिखे थे, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला आई इंटू भी लिखे थे कि नहीं, तो बस वहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस होता था रेजिस्टर के अक्रॉस। यहाँ समझ लो ईएमएफ है बैटरी के अक्रॉस, यही ना। तो यानी कि जब भी किसी क्वेश्चन में पूछे ना कि बैटरी कितना पावर डिलीवर किया, तो बोलेंगे आई इंटू ई। ठीक है, तो देखो इसमें इतना ही अभी सिखा रहे हैं। आगे जो है ये सब का एप्लीकेशन सिखाएंगे। जैसे बहुत सा बल्ब अलग अलग पोजीशन पे सर्किट में लगा हुआ रहता है, कौन बल्ब ज़्यादा लाइट करेगा, कौन कम लाइट करेगा, ये सब से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सीखेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज करके तब अगला लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।